नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे दिन पर गहराई से बात करने जा रहे हैं जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। हमारे पास जलियांवाला बाग की घटना से जुड़े कुछ ऐतिहासिक अंश हैं और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था। सही बात है। बल्कि हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे एक त्योहार के दिन हुआ वो नरसंहार भारत की आजादी की लड़ाई का मतलब पूरा का पूरा चरित्र ही बदल गया। बिल्कुल। और ये कहानी अक्सर 13 अप्रैल 1919 से शुरू की जाती है। हाँ। लेकिन सच तो ये है कि इस दिन जो आग भड़की उसके लिए बारूद वो कई हफ्तों से इकट्ठा हो रहा था। अच्छा। ये सिर्फ एक हिंसक घटना नहीं थी, ये उस भरोसे की मौत थी जो बहुत से भारतीय ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में रखते थे। तो चलिए उसी बारूद से शुरू करते हैं। ये सिर्फ बैसाखी मनाने आई भीड़ नहीं थी, मतलब माहौल में एक तरह का राजनीतिक तनाव पहले से ही था। ऐसा क्यों था? इसकी जड़ में था रॉलेट एक्ट। देखिए, पहले विश्व युद्ध में भारतीयों ने ब्रिटिश साम्राज्य का पूरा साथ दिया था, इस उम्मीद में कि बाद में कुछ अधिकार मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, ज्यादा स्वायत्तता मिलेगी। लेकिन मिला क्या? रॉलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जो सरकार को किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए, हाँ बिना मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में डाल सकता था। ये मतलब आजादी के वादे पर एक करारा तमाचा था। वो जो कहते थे न वकील न दलील न अपील। वही, बिल्कुल वही। और इसी के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा था। अमृतसर इस गुस्से का एक बड़ा केंद्र बन चुका था। और गांधी जी का आह्वान भी था हड़तालों के लिए। जी, और अमृतसर में विरोध प्रदर्शन हुए और इसी सिलसिले में सरकार ने 2 बड़े स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कहीं और भेज दिया गया। हाँ, किसी को पता नहीं कहाँ भेजा। इस गिरफ्तारी ने तो मतलब आग में घी का काम किया। शहर का माहौल पहले से ही बहुत गर्म था। तो 13 अप्रैल को जब लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए तो वो सिर्फ मेला देखने नहीं आए थे। उनके मन में इस एक्ट और अपने नेताओं को लेकर एक बेचैनी भी थी। और यही इस दिन की सबसे बड़ी त्रासदी है। उस भीड़ में दोनों तरह के लोग थे। अच्छा। एक तरफ तो वो परिवार थे जो आसपास के गांवों से आए थे हर साल की तरह बैसाखी का मेला देखने, स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने, जिन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि शहर में क्या चल रहा है। शायद बिल्कुल अंदाजा नहीं था। बच्चे थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे। और दूसरी तरफ वो लोग थे जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। तो एक ही जगह पर उत्सव भी और विरोध भी। हाँ, आप कल्पना कीजिए जरा। और ये जगह जलियांवाला बाग, मैंने पढ़ा है कि ये चारों तरफ से मकानों से घिरी हुई थी। बाहर निकलने के रास्ते बहुत ही संकरे थे। बिल्कुल, ये एक तरह का मतलब कुदरती जाल था, एक पेज। और इसी जाल में वो निहत्ती भीड़ फंसने वाली थी। उस वक्त शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ था और इसकी कमान थी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के हाथ में। और जब उसे इस सभा की खबर मिली तो उसने इसे अपनी सत्ता को एक सीधी चुनौती माना। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जिसे याद करके आज भी मतलब रूह कांप जाती है। हमारे पास जो दस्तावेज है वो बताते हैं कि जनरल डायर अपनी टुकड़ी के साथ वहां पहुंचा और जब मैं ये लाइन पढ़ती हूँ, उसने बिना चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दिया। तो इसमें जो एक प्रशासनिक ठंडक है वो मुझे सबसे ज्यादा डराती है। ये कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं लगता। ये बिल्कुल भी गुस्से में नहीं था। ये एक सोचा समझा क्रूरता से भरा फैसला था। सोचा समझा। हाँ, बाद में जब ब्रिटिश सरकार की हंटर कमीशन के सामने डायर की पेशी हुई तो उसने खुद ये बात मानी। उसने कहा कि इसका मकसद सिर्फ भीड़ को हटाना नहीं था। तो फिर क्या था? वो एक नैतिक प्रभाव पैदा करना चाहता था। वो पूरे पंजाब के दिल में ऐसा डर बिठा देना चाहता था कि कोई भी दोबारा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत ना करे। ये भीड़ को नियंत्रित करना नहीं था। नहीं, ये आतंक फैलाने का एक सुनियोजित काम था। और आतंक फैलाया गया। दस्तावेज कहते हैं कि लोग निहत्थे थे और भाग नहीं सके। वो संकरा रास्ता, वो तो एक मौत की सुरंग बन गया होगा। बिल्कुल, लोग एक दूसरे पर गिर रहे थे, दीवारों पर चढ़ने की मतलब नाकाम कोशिश कर रहे थे। वो 10 मिनट की गोलीबारी एक पूरी पीढ़ी के जहन पर हमेशा के लिए छप गई। और उस भगदड़ का एक और भयानक प्रतीक है वो कुआं। हाँ, बाग का कुआं। बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो गोलियों से बचने की आखिरी हताश कोशिश में कई लोग उस कुएं में कूद गए। हे भगवान! वो कुआं जो शायद कभी जीवन का स्रोत रहा होगा, उस दिन सैकड़ों लोगों की कब्रगाह बन गया। आज भी लोग उसे शहीदी कुआं कहते हैं। वो इस दिन की लाचारी और दहशत का सबसे बड़ा गवाह है। और एक और बात जो शायद बहुत लोग नहीं जानते, हंटर कमीशन में जब डायर से पूछा गया कि अगर बाग में घुसने का रास्ता थोड़ा और चौड़ा होता, तो क्या वो अपनी बख्तरबंद गाड़ियां जिन पर मशीन गन लगी थी, उन्हें भी अंदर ले जाता? हाँ, ये सवाल पूछा गया था और उसका जवाब था हाँ। सच में? उसने कहा कि वो शायद मशीन गन का भी इस्तेमाल करता। ये जवाब उसके इरादों को मतलब पूरी तरह नंगा कर देता है। उसका लक्ष्य था ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। वो एक मिसाल कायम करना चाहता था, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। बिल्कुल, चाहे कीमत सैकड़ों बेगुना जाने क्यों ना हो। ऐसी क्रूरता के बाद चुप रहना तो नामुमकिन था। इसकी गूंज तो पूरे देश में सुनाई दी होगी। पहली प्रतिक्रिया क्या थी? पहली प्रतिक्रिया थी गहरे सदमे की, दुख की। लेकिन सबसे मुखर और शक्तिशाली आवाजों में से
एक थी रविंद्रनाथ टैगोर की। उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, है ना? जी बिल्कुल। इस नरसंहार के विरोध में उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो ब्रिटिश क्राउन से मिली थी उसे वापस कर दिया। ये बहुत बड़ा कदम था उस समय। बहुत बड़ा। उन्होंने वायसरॉय को जो चिट्ठी लिखी वो आज भी मतलब पढ़ने लायक है। उन्होंने लिखा कि अपमान का ये बोझ जब हमारे देशवासियों के साथ साझा नहीं किया जाता तो सम्मान के ये तमगे हमारे लिए शर्म का प्रतीक बन जाते हैं। वाह, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि गुस्सा तो पहले भी था, इस एक घटना ने उस गुस्से को एक राष्ट्रीय आंदोलन में कैसे बदल दिया? वो कौन सी चिंगारी थी जो पहले नहीं थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। चिंगारी थी भरोसे का टूटना। भरोसे का टूटना। हाँ, देखिए, जलियांवाला बाग से पहले तक कांग्रेस के अंदर भी एक बड़ा धड़ा था जिसमें खुद गांधी जी भी शामिल थे, जो ये मानता था कि ब्रिटिश सिस्टम के अंदर रहकर, कानून के दायरे में रहकर सुधार और अधिकार हासिल किए जा सकते हैं। मतलब उन्हें ब्रिटिश न्याय की भावना पर एक हद तक भरोसा था। भरोसा था। जलियांवाला बाग ने उस भरोसे को चकनाचूर कर दिया। ये एहसास हुआ कि अंग्रेजी हुकूमत और अंग्रेजी न्याय ये दो अलग अलग चीजें। बिल्कुल। जब डायर पर मुकदमा चला तो हंटर कमीशन ने उसे दोषी तो पाया, लेकिन सजा के नाम पर क्या हुआ? उसे बस नौकरी से निकाल दिया। हाँ, नौकरी से बर्खास्त करके वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। और वहां ब्रिटेन में मॉर्निंग पोस्ट जैसे अखबारों ने उसके लिए चंदा इकट्ठा किया, उसे साम्राज्य के रक्षक के तौर पर हीरो बना दिया। हीरो? हाँ, हीरो। जब भारतीयों ने यह देखा कि सैकड़ों लोगों का हत्यारा उनके अपने देश में एक हीरो की तरह सम्मानित हो रहा है, तो ये आखिरी कील साबित हुई। तो ये एक तरह का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। एकदम। इसी घटना ने गांधी जी को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने महसूस कर लिया कि अब याचिकाओं और सुधारों से काम नहीं चलेगा। इस नरसंहार और उसके बाद ब्रिटिश सरकार के रवैये ने ही 1920 में शुरू हुए असहयोग आंदोलन की नींव रखी, जो भारत का पहला देशव्यापी जन आंदोलन था। बिल्कुल। तो आप कह सकती हैं कि जलियांवाला बाग ने स्वतंत्रता संग्राम का गियर ही बदल दिया। अब गाड़ी सिर्फ अधिकारों की मांग नहीं कर रही थी, अब वो पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में चल पड़ी थी। और आज 100 साल से भी ज्यादा समय के बाद उस दिन की विरासत क्या है? हमारे स्रोत में लिखा है, जलियांवाला बाग आज एक स्मारक है। यह हमें शहीदों के बलिदान की याद दिलाता है। ये अब सिर्फ एक बाग नहीं, एक राष्ट्रीय धरोहर है। और ये स्मारक जरूरी क्यों है, ये सवाल भी उठता है ना? क्या ये सिर्फ इतिहास को याद करने के लिए है? मुझे लगता है नहीं। तो फिर ये स्मारक हमें याद दिलाते हैं कि आजादी की कीमत क्या थी। जब आप उन दीवारों पर गोलियों के निशान देखते हैं तो इतिहास किताब के पन्नों से निकलकर आपके सामने खड़ा हो जाता है। सही बात है। पर यह हमें एक और जरूरी बात सिखाते हैं कि जब सत्ता निरंकुश हो जाती है और अपने ही नागरिकों को दुश्मन समझने लगती है तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो आज हमने इन स्रोतों के जरिए देखा कि कैसे रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक विरोध बैसाखी के मेले के साथ मिलकर एक भयानक नरसंहार का मंच बन गया। हमने जनरल डायर की क्रूरता के पीछे की सोची समझे रणनीति को समझा, और सबसे अहम हमने ये जाना कि कैसे इस त्रासदी ने भारतीयों का ब्रिटिश न्याय से भरोसा तोड़ा और स्वतंत्रता संग्राम को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। और अंत में स्रोत हमें एक शब्द पर सोचने के लिए छोड़ जाता है, बलिदान। बलिदान। हाँ, ये स्मारक हमें शहीदों का बलिदान की याद दिलाता है। ये शब्द ये सोचने पर मजबूर करता है। बलिदान एक स्वैच्छिक भेंट होती है ना, एक इच्छा से दी गई कुर्बानी। हाँ। जो जलियांवाला बाग में हुआ, क्या वो एक बलिदान था या एक निर्मम हत्या? और हम इसे कैसे याद रखते हैं, एक दुखद घटना की तरह या एक नई राजनीतिक चेतना के हिंसक जन्म की तरह? इसी से तय होता है कि वो स्मारक आज हमारे लिए क्या मायने रखता है।